हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी जीरो टू हीरो सीरीज के 4th सेशन में। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे संवैधानिक इतिहास की। उसके पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें पॉलिटी के बैकग्राउंड को मतलब बेसिक्स ऑफ पॉलिटी बताया गया है। तो जिसको आप देखेंगे तो आपको फर्दर पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तथा पॉलिटी को कैसे पढ़ना है ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब की गई हैं। तो उन लेक्चर्स को आप पहले देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें। ठीक है, उसके पहले एक आवश्यक सूचना और भी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अगर वीडियो में अगर आपको कोई समस्या आ रही है या कि तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम बात कर रहे हैं संवैधानिक इतिहास की। तो संवैधानिक अगर इतिहास की बात कर रहे हैं, अर्थात कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई सन 1773 के पहले कि जिसके कारण कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक एक्ट लाना पड़ा, जिसको क्या बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक एक्ट लाना पड़ गया जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब आइए इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया। तो थोड़ा हम बैक से चलेंगे। कब से बैक से चलेंगे तो आप देखेंगे कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद ये डिफाइंड हो जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला साहब हार गए थे और बंगाल के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, क्लाइव साहब का, अर्थात कंपनी का शासन हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मराठों की बुरी तरीके से पराजय होती है। इस पराजय के साथ यह भी डिसाइड हो जाता है कि मराठे अब भारत पर राज्य नहीं करेंगे, अर्थात किसी अन्य सत्ता को भारत पर राज्य करने का मौका मिल सकता है, किंतु यह निश्चित हो गया है कि मराठे अब यहाँ पे राज्य नहीं करेंगे। उसके बाद एक प्रोमिनेंट युद्ध होता है सन 1764 में, जो कि होता है किसके बीच, एक तरफ थे अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो साहब और दूसरी तरफ कौन थे, मीर कासिम, बंगाल के जो नवाब थे। उसके बाद उनके साथ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना रहती है और एक तरफ रहते हैं कौन, अंग्रेज, जिसका सेनापति कौन रहता है, हेक्टर मुनरो। किंतु इनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों की सेना से हार जाती है और इसके साथ यह नियत हो जाता है कि भारत को अब गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक संधि होती है सन 1765 में। सन 1765 में एक संधि होती है जिसको बोला गया है इलाहाबाद की संधि। इस संधि के प्रमुख प्रावधान में हम ये देखेंगे कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किसको मिल जाती है, अंग्रेजों को मिल जाती है। अब मुगल साम्राज्य तो हार ही गए थे, तो हारने के बाद इनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके पेंशनर बना दिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि सन 1765 के बाद खुली लूट का दौर जारी होता है। इस लूट में क्या होता है कि कंपनी के कर्मचारी तो माला माल होते जाते हैं, किंतु उसी अनुपात में कंपनी व ब्रिटिश सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कंपनी के कर्मचारी यहाँ क्या कर रहे थे, खुद के ही व्यापार एवं व्यवसाय करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि किसी भी प्रकार का रेगुलेट करने वाला कोई नियम या धर्म नहीं था, अतः इसे रोकना आवश्यक हो गया था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए पहला अधिनियम लाया गया, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट करने के लिए था, नियंत्रित करने के लिए था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया, इसलिए 1773 साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसके क्या प्रमुख प्रावधान हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो आइए अब रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख बातों को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नाथ नहीं है,
कि गुप्त कमेटी, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया था। ये पूछ लिया जाता है कि अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था, तो सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, तथा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट थोड़ी बड़ी कर दी गई। अब यहाँ पे नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो थे वो वारेन हेस्टिंग साहब। उसके बाद कलेक्टर की पोस्ट का सृजन इसी दौरान किया जाता है, जो अभी वर्तमान भारत में भी आपको दिख रही होगी। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। कहाँ पे? कोलकाता में। इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रमुख न्यायाधीश थे अलीजाह इम्पे या कि अलीजे इम्पे। और इस कोर्ट के अन्य सदस्य कौन थे? तो पहले थे चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेंस्टर और तीसरे थे हाइट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए तो ये सिस्टम था, एक प्रमुख जज और 3 अन्य जज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें यह है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया। अर्थात गवर्नर जनरल एक हो गए, प्लस उनकी 4 लोगों की 4 सदस्यीय कमेटी थी। 4 सदस्यीय कमेटी में जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, दूसरे का नाम क्या था? क्लेवरिंग, तीसरे का नाम था मानसन और चौथे का नाम क्या था? वारवेल। ये व्यक्ति क्या करते थे? गवर्नर जनरल को डिसीजन लेने में मदद करते थे, सलाह दिया करते थे। नेक्स्ट, इस अधिनियम में जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया वो ये था कि कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान कर दिया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जब हम इस संवैधानिक इतिहास का बैकग्राउंड देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे? खुद ही व्यापार करने लगे थे, खुद ही वाणिज्य करने लगे थे। तो जिससे क्या हो रहा था कि कंपनी को नुकसान हो रहा था और ये लोग मालामाल हो रहे थे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए ये एक नया नियम बना दिया गया कि अगर आपको व्यापार करना है, आप कंपनी के कर्मचारी हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको बोला गया है सन 1781 का एक्ट। एक्चुअली क्या था कि जो सन 1773 में एक्ट आया, उस एक्ट में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, सेट करने के लिए एक 1781 में एक्ट आया। उसको बोला गया क्या? सन 1781 का एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के काम को और गवर्नर जनरल के काम को, अर्थात गवर्नर जनरल के अधिकारों को और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। इस एक्ट के पहले तक क्या होता था कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन लेता था, कुछ भी नियम बनाने के लिए या कि कोई भी कार्यपालिका का डिसीजन लिया करता था, तो उसको क्या करना था कि अप्रूव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल के बाद ही वो उस काम को, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकता था। तो इसके लिए अब जो था, सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इस उसमें लाया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लाल फीताशाही थी, तब भी थी। तो आप देख रहे होंगे कि अप्रूवल लेने में, ये काम करने में इनको क्या करता था कि प्रशासनिक दिक्कतें का सामना करना पड़ता था और अनावश्यक कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में देरी हुआ करती थी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था कब? सन 1784 में। इससे क्वेश्चन लगभग बनते हैं, इसलिए इस एक्ट को आपको याद रखना है। इसमें सबसे प्रमुख काम क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 मेंबर हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो नागरिक, सैन्य एवं राजस्व मामलों का नियंत्रण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुछ आप इस टाइप का समझ सकते हैं कि एक कमेटी बना दी गई थी 6 लोगों की ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आप भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, जो कि भारत को चला रही है, तो उसके सैन्य मामलों, राजस्व मामलों तथा नागरिक मामलों
को की निगरानी आप करेंगे, नियंत्रित आप करेंगे। तो कंपनी क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी वो क्या करेगी? तो वो क्या करेगी, वो मात्र क्या करेंगे, कंपनी के मामले ही देखेंगे, अर्थात व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़े हुए मामले देखेंगे। ये पिट्स इंडिया एक्ट में नियम बना दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी उपहार नहीं ले सकते हैं। अब ये नियम आपको वर्तमान भारत के संविधान में आर्टिकल 18 में आपको दिखेगा। ठीक है, आर्टिकल 18 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों से उपहार नहीं ले सकता है। अगर आपको गिफ्ट लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आदेश लेने पड़ेंगे राष्ट्रपति से। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें कि चाइना सरकार ने एक टाइम पे सचिन को फरारी गिफ्ट की थी, तो वो फरारी सचिन तभी ले सकते थे जब इनको प्रायर कंसर्न कहाँ से मिले, इनको अनुमति कहाँ से मिले, राष्ट्रपति भवन थे। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 18 में आपको दिखेगा। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, इस व्यवस्था का ओरिजिन, इस आर्टिकल के प्रमुख प्रावधान का ओरिजिन इस एक्ट से हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि संवैधानिक इतिहास अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत चीज़ें संविधान की समझ जाएंगे कि कैसे ओरिजिनेट हुई थी। ओके, यह अधिनियम जो था, यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मात्र काम ये था कि वो कंपनी के मामलों को देखें। अब उसके बाद अगला एक्ट आता है सन 1786 का एक्ट। इसमें क्या कहा गया, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर दे दी गई, अर्थात गवर्नर जनरल अब परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था, प्रमुख रूप से सैन्य मामलों में। आपको याद होगा कि सन 1773 में, ठीक है, 1773 में जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उनकी 4 लोगों की एक क्या बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी। कोई भी डिसीजन जब लेना होता था तो उनको अपनी परिषद के पास कराना होता था, अर्थात परिषद के मेंबर अगर सहमति देते थे तो अभी गवर्नर जनरल डिसीजन लेता था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल के हैंड्स को थोड़ा सा बांध दिया गया था। तो इसी व्यवस्था के कारण क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल खुल के डिसीजन नहीं ले पा रहा था, खुल के काम नहीं कर पा रहा था। तो इस पावर कन्फ्लिक्ट को दूर करते हुए ये व्यवस्था बनाई गई कि गवर्नर जनरल भाई अब सुप्रीम कमांडर है सैन्य मामलों के लिए। ओके, तो ये इस अधिनियम में व्यवस्था दी गई। तो आगे के अधिनियम दोस्तों हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी तैयारी करने के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बने रहें स्वदीप सिंह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।